Namaste, welcome or welcome back to the amazing platform of Physics Wala. I am your very own Samapti ma'am and today we are going to start with the brand new chapter of human health and diseases. इससे पहले हमने human reproduction and reproductive health we have completed and I am sure आप लोगों की पढ़ाई सही चल रही होगी. It's a very big chapter and a very important chapter for an exam and a very beautiful and a very interesting chapter. ठीक है, हाँ कुछ चीजें यहाँ पे ऐसी होंगी जो आपको थोड़ी सी मेमोराइजिंग कैपेसिटी को अपना इंक्रीज करना पड़ेगा और चीजों को याद करना पड़ेगा. बट जो इस चैप्टर का, अच्छा लेट मी टेल यू कि इस चैप्टर को हम किस तरीके से पढ़ने वाले बच्चों. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस चैप्टर, वी आर गोइंग टू डिवाइड इट इनटू सर्टेन पार्ट्स. जो डिजीजेस वाला पोर्शन है बेटा इस चैप्टर का वो हम बाद में पढ़ेंगे. जैसा कि चैप्टर खुद कह रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, तो हम डिजीजेस वाला जो पोर्शन है बेटा वो बाद में करेंगे. पहले जो हम पोर्शन इसमें कंप्लीट करने वाले हैं या कवर करने वाले हैं दैट इज इम्यूनिटी वाला पार्ट. एंड इम्यूनिटी वाला पार्ट इज सो इंटरेस्टिंग एंड सो इजी, आई प्रॉमिस. एकदम सीधा लाइन से बेटा क्वेश्चन देते हैं इफ इन केस क्वेश्चन आता है तो पहले हम इम्यूनिटी वाला पार्ट करेंगे बेटा, सारा इम्यूनिटी कंप्लीट करेंगे. देन वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, देन एलर्जी, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ये सारी चीजों को हम एक साथ कवर करते हुए फिर हम डिजीजेस पे आएंगे. बैक्टीरियल डिजीजेस से शुरू करेंगे. बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोअल एंड जो भी डिजीजेस आपके एनसीईआरटी में है वो कवर करेंगे. और इस चैप्टर का बेटा एक डिजीजेस में ही बीमारियों में एक बहुत बड़ा पार्ट है एड्स, एक मलेरिया बहुत बड़ा पार्ट दिया हुआ है, एक कैंसर बहुत बड़ा पार्ट दिया हुआ है. एंड देन देयर इज अ पार्ट ऑफ कैंसर, एंड देन देयर इज अ पार्ट ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल. तो ड्रग्स एंड अल्कोहल वाला पोर्शन हम एकदम लास्ट में करेंगे. तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू प्रोग्रेस इन दिस चैप्टर. हम शुरू किससे करने वाले हैं बेटा, हम शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर में जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं इम्यूनिटी. इम्यूनिटी का फर्स्ट पार्ट आज होने वाला है बेटा. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इम्यूनिटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और पहला पोर्शन देखते हैं कितना कंप्लीट हो पाता है. ये मिट क्यों नहीं रहा है, अरे रे. ठीक है, तो फर्स्ट पोर्शन ऑफ इम्यूनिटी. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्यूनिटी, आप क्या समझते हैं इम्यूनिटी से, आप खुद बेटा आंसर देने की कोशिश कीजिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म इम्यूनिटी. जब कोविड का टाइम था तो एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी. ये पी लो तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगा, काढ़ा पी लो तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, अरे आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए तो कोविड नहीं होगा. तो इम्यूनिटी से साइंस स्टूडेंट्स ही नहीं, हर एक बंदा इम्यूनिटी कर रहा था. इम्यूनिटी क्या है बेटा, हमारे आसपास इतने सारे डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं या नहीं, आप खुद सोचो. आप अपने हाथों में देख लो, आप अपने सराउंडिंग, अपने एयर में देख लो. देयर आर प्लेंटी ऑफ डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, बहुत सारी बीमारी कॉज करने वाले बेटा एजेंट्स हैं. बट क्या आप हर दूसरे पैथोजन से बीमार पड़ रहे हैं? क्या आपको हर दूसरे मिनट बेटा बीमारी हो रही है? आंसर इज नो. What is that system inside you beta which is actually protecting you from all these disease causing agents? हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर पाता लेकिन कोशिश करता है कि तुम्हें प्रोटेक्ट करे. तुम्हारे अंदर एक सिस्टम है जो तुमको इन बीमारी कॉजिंग एजेंट से बचाने की कोशिश करता रहता है, जैसे हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम. और ये तुम्हें जो शील्ड दे रहा होता है, तुम्हें प्रोटेक्शन दे रहा होता है, उसको बोला जाता है इम्यूनिटी. अब इम्यूनिटी को आप फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, वो मैं भी करके बताऊंगी. हमने बोला क्या बेटा, हमने बोला क्या, देयर आर plenty of disease causing agents in the surroundings, but we do not often suffer from disease because of the immune system, which provides us
with immunity, which provides us with immunity. अब जैसे कि मैंने कहा बेटा, इम्यूनिटी को आप दो पार्ट्स में मेजरली क्लासिफाई कर सकते हैं, और इन दोनों के बेटा सबसे पहले हम डिफरेंसेस देखेंगे. आप इसको नोट कीजिए. सबसे पहले हम इन दोनों के डिफरेंसेस देखेंगे. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन देम. एंड देन बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच ऑफ दीज टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी इन डिटेल. फिर हम इसको भी फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो लेट्स डू द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. आप इसको लिख लीजिए. ये तो डेफिनेशन है बेटा, बेसिक सी. इम्यूनिटी को बेटा, ये बोर्ड आज मैं जहां पे लिख रही हूं ना बेटा, ये बोर्ड बहुत ज्यादा ऊंचा लगा हुआ है, इसलिए मेरे को लिखने में भी मेरा हाथ भी बहुत ऊपर तक ऐसे जा रहा है. आप देख रहे हो, इससे भी ऊपर बोर्ड जा रहा है. एनीवे, इम्यूनिटी को बेटा आप कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं? इम्यूनिटी को आप दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं मेजरली. दोनों के बीच का डिफरेंसेस देंगे और फर्दर इसकी भी क्लासिफिकेशन करेंगे. एक है बेटा जो आपके पास जन्म से प्रेजेंट होती है, उसे बोला जाता है इन्नेट इम्यूनिटी. और एक इम्यूनिटी जो आप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, जब आप एनकाउंटर करते हैं पैथोजन से, तब आप गेन करते हैं, इसे बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी. पहले मैं इन दोनों के बेसिक डिफरेंसेस बता रही हूं, फिर हर एक टाइप की इम्यूनिटी को बेटा हमें लेटर ऑन डिटेल में डिस्कस करना ही है. ऐसी इम्यूनिटी बेटा जिसके साथ आप पैदा हुए हैं, ऐसी इम्यूनिटी जिसके साथ आप पैदा हुए हैं, उसे बोला जाता है इन्नेट इम्यूनिटी, द इम्यूनिटी दैट यू आर बॉर्न विद. इसीलिए इनेट इम्यूनिटी को बोला जाता है इनबॉर्न इम्यूनिटी. वेराज ऐसी इम्यूनिटी जो आप धीरे धीरे आफ्टर यू आर बॉर्न, जब आप किसी पैथोजन के, डिजीज कॉजिंग एजेंट के कांटेक्ट में आते रहते हैं, तो विद टाइम आप डेवलप करते हैं. अपने लाइफ टाइम में आपने उसको डेवलप किया, इसीलिए उसे बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर एडाप्टिव इम्यूनिटी. ये दो बेसिक आपको समझ में है. अब दोनों के बीच में बेटा कुछ कुछ और डिफरेंसेस है. इन दोनों में से एक इम्यूनिटी ऐसी है बेटा जो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होती है, और एक इम्यूनिटी ऐसी है जो बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं होती. अब स्पेसिफिसिटी को मैं आपको कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ बेटा? स्पेसिफिसिटी को मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ. एंजाइम्स के बारे में जब हम 11th क्लास में पढ़ते थे, जो आपका बिल्कुल धुंधला धुंधला हो गया होगा, बट मैं आपको थोड़ा सा याद रहने की कोशिश करती हूँ. जब हम एंजाइम्स की भी प्रॉपर्टी बताते हैं बेटा, तो हम एंजाइम्स के बारे में बोलते हैं दैट एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक. व्हाई डू वी से एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक? अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, डाइजेशन वाला थोड़ा थोड़ा बच्चों को याद रहता है, तो मैं डाइजेशन वाले एग्जांपल्स लेके आपको समझाती हूं. अगर आपको याद आ रहा हो बेटा, जब भी हमें फूड में माल्टोज को तोड़ना होता था, तो हम माल्टोज वाले ही एंजाइम को यूज करते थे, विच इज माल्टेज. मुझे लैक्टोज को तोड़ना है तो मैं लैक्टेज का यूज करूंगी. मुझे सुक्रोज को तोड़ना है तो मैं सुक्रेज का यूज करूंगी. ऐसा तो कभी नहीं होगा बेटा माल्टोज को तोड़ना है तो सुक्रेज भी यूज कर सकते हैं, या लैक्टोज को तोड़ना है तो माल्टेज यूज कर लेते हैं. नहीं, एक एंजाइम बहुत ही स्पेसिफिकली अपने ही सबस्ट्रेट पर एक्ट करके उसको तोड़ता है. ये बात तो सब एग्री करते हैं बेटा. उसका जो सबस्ट्रेट है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, वो अपने सबस्ट्रेट पर ही एक्ट करेगा, उसके अलावा उसकी नजर किसी पे नहीं पड़ेगी. वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होता है. ये स्पेसिफिसिटी का मतलब है. लेकिन जब तुम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वगैरह के बारे में पढ़ते थे, जैसे कि जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जो तुम केमिस्ट्री में यूजुअली केमिकल रिएक्शंस में यूज करते हो, तो एक ही बेटा कैटलिस्ट को तुम मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हो, क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं होते. वो इस रिएक्शन में भी यूज हो सकते हैं, इस पे भी यूज हो सकते हैं, किसी और पे भी यूज हो सकते हैं. क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? राइट. अब देखो बेटा, अगर मैं इनेट इम्यूनिटी की बात करती हूं, तो एक तो मैंने ये बोला कि दिस इज इनबॉर्न. क्या है भाई प्रॉब्लम? एक तो बेटा मैंने क्या बोला? इनबॉर्न. व्हाई डिड आई से इट इज इनबॉर्न? बिकॉज इट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ. बिकॉज इट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ. ठीक है. और एक इम्यूनिटी इट इज गेन्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. अब कैसे गेन की जाती है बेटा? पैसों से खरीदी तो नहीं जाती है इम्यूनिटी. डेफिनेट से बात है, भैया हमको 5 ग्राम इम्यूनिटी दे दीजिए, भैया हमको 2 किलो इम्यूनिटी दे दीजिए, ऐसा तो नहीं है. गेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम मैं बताती हूँ कैसे गेन किया जाता है. हर चीज पैसों से खरीदी थोड़ी जाती है बेटा, है. इट इज गेन्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. इट इज गेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. इसलिए इसको और किस नाम से जानते हैं? एडाप्टिव इम्यूनिटी. एडाप्टिव इम्यूनिटी. जैसा कि मैंने कहा, स्पेसिफिसिटी की बात जब मैंने की, तो मैंने कहा ये नॉन स्पेसिफिक है. अब मैं इसके टर्म्स में आपको समझा देती हूं कि इम्यूनिटी के टर्म्स में नॉन स्पेसिफिक या स्पेसिफिक होना क्या मतलब इसका है. नॉन स्पेसिफिक, इसका मतलब है बेटा स्पेसिफिक. इसका क्या मतलब है बेटा? स्पेसिफिक.
अब इससे मतलब समझना, जब मैं आपको इनेट इम्यूनिटी के बेटा कंपोनेंट्स बताऊंगी, इसका क्लासिफिकेशन बताऊंगी, और जब मैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन बताऊंगी, तो आपको ये समझ में आएगा कि इनेट इम्यूनिटी में जो भी बेटा कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे आपका स्किन आता है, आपके टीयर्स, आपका सलाइवा जिसमें एंजाइम्स होते हैं, लाइसोजाइम, ये सारे बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं है। इनका कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है कि मेरा स्किन है तो इस पर्टिकुलर चीज के लिए एक्ट करेगा, या मेरा लाइसोजाइम है तो मतलब मेरा टीयर्स है तो वो हमेशा इस पर्टिकुलर तरीके से ही काम करेगा, मतलब इसके लिए एक पर्टिकुलर तरीके से ही काम करेगा, नहीं। चाहे कोई भी आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन क्यों ना आ जाए, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो फंगल हो, एनी XYZ पैथोजन दैट विल एंटर इनटू योर बॉडी, आपके जो इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स है वो हर किसी को बेटा बराबर का दर्जा देते हैं, हर किसी को एक ही तरीके से ट्रीट करते हैं। इनमें ये डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस में या एजेंट्स में कोई भेदभाव नहीं करते। दे डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पैथोजन, क्योंकि इनको करना ही नहीं आता, ये स्पेसिफिक होते ही नहीं है, इनमें डिस्क्रिमिनेशन की पावर ही नहीं है कि अगर ये है तो मुझे इस तरीके से काम करना चाहिए, ये है तो मुझे इस तरीके से काम करना चाहिए, ये है तो मुझे इस तरीके से काम करना चाहिए। इनमें वो बात नहीं कि वो बहुत ही कैटेगोरिकली बेटा सबको बहुत अलग अलग तरीके से ट्रीट करे। लेकिन आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जब मैं आपको कंपोनेंट्स बताऊंगी तो आप देखोगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो भी सेल्स आते हैं, जैसे कि बेटा इसी में आपके इम्यूनोग्लोब्युलिन्स आते हैं, आपके बी लिम्फोसाइट्स आते हैं, आपके टी लिम्फोसाइट्स आते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी। एक्वायर, मेरा गला बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है, पकड़ा हुआ है, पता नहीं, हो सकता है मैं आज आधा रिकॉर्ड करूं और कल आधा रिकॉर्ड करूं। माई थ्रोट इज नॉट अलाउइंग मी एंड इज पेनिंग बैडली। हाँ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बेटा जो कंपोनेंट्स होते हैं आप देखोगे, चाहे टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, इनको पता है कि अगर ये पर्टिकुलर पैथोजन है मेरे को ऐसे काम करना है, ये पैथोजन है तो मेरे को ऐसे काम करना है। समझ रहे हो, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं बेटा, अपनी मर्जी से बेटा रिलीज नहीं होने लग जाएंगे। इनको पता है अगर ये प्रॉब्लम हुई है बॉडी में तो इस पर्टिकुलर सेल से काम करवाना है, ये प्रॉब्लम हुई है तो ये इससे काम करवाना है, ये प्रॉब्लम हुई है तो इससे काम करना है। इसका मतलब होता है ये स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक नहीं है, इनमें नो डिस्क्रिमिनेशन, ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते पैथोजन के बीच में, भेदभाव। लेकिन यहां जीवन में भेदभाव करना बेटा गलत बात है, बुरी बात है, लेकिन यहां पे भेदभाव करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे डिस्क्रिमिनेशन पावर होती है, यहां डिस्क्रिमिनेशन पावर होती है, यहां डिस्क्रिमिनेशन पावर होती है, यहां डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं होती। अब मैं आपको एक अगेन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में बताने वाली हूं, दैट इज रिगार्डिंग मेमोरी। और ये आपको धीरे धीरे आगे और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जब हम इनेट इम्यूनिटी की बात करते हैं बेटा तो हम कहते हैं कि इनके पास कोई मेमोरी नहीं होती है, इनके पास कोई मेमोरी नहीं होती है। बट मेमोरी है क्या? जब तक आप मेमोरी नहीं समझ पाओगे तो नो मेमोरी का मतलब भी आपको नहीं समझ में आएगा। इट हैज नो मेमोरी, वेराज इसके केस में हम कहते हैं कि इनके पास क्या होती है, इनके पास मेमोरी होती है। ना व्हाट इज दिस मेमोरी बेटा, आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको मेमोरी समझाती हूँ। मेमोरी आप ऐसे समझ सकते हैं, देखो आप अपने से कैसे रिलेट कर सकते हो। जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो बेटा, पहली बार जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, आप नोट करो तो मैं साइड हो जाती हूँ, आप पहली बार बेटा कोई टॉपिक पढ़ते हो तो आपको थोड़ा धीरे समझ में आता है, कम समझ में आता है कंपैरेटिवली जब आप उसी टॉपिक को दूसरी बार पढ़ते हो। व्हाई डू वी ऑलवेज से कि अगर आपको पता है अगले दिन क्या पढ़ाया जाने वाला है तो आप उसको थोड़ा सा पहले से एक बार रीड करके आओ। हम ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा नहीं है कि बेटा सिर्फ आपको टॉर्चर करने के लिए ऐसा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। व्हाई डू वी कीप ऑन सेइंग दिस थिंग, रिवीजन क्यों बोलते रहते हैं बेटा? हमें अच्छा लगता है? ऐसा इसलिए बोलते हैं? नहीं, द रीजन इज बेटा, हम आपको क्यों बार बार बोलते हैं कि चीजों को बार बार पढ़ो, पहले से पढ़ के आओ, इज बिकॉज ऑफ द मेमोरी। जब हम किसी चीज को पहली बार पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है समझने में, थोड़ा वक्त लेता है, थोड़ा कम समझ में आता है। जब सेकंड टाइम पढ़ते हैं बेटा तो वो चीज और जल्दी से हमें समझ आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमें पिछले वाले टाइम जब हमने पढ़ा था उसकी थोड़ी सी मेमोरी अभी हमारे पास है, इसीलिए जब हम सेकंड टाइम उसे पढ़ रहे हैं तो उस मेमोरी के होने की वजह से इस बार पढ़ाई थोड़ी फास्ट हो रही है और बेटर तरीके से समझ में आ रही है। उसी को तीसरी बार पढ़ेंगे तो हमें लग रहा है यार सेकंड टाइम में तो हमने इतना सारा अच्छे से पढ़ लिया था, अब सिर्फ एक आधा ही पॉइंट छूटे हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ द मेमोरी। क्या समझ पा रहे हो? हर बारी जब तुम जितनी बार रिवाइज कर रहे हो तो तुम्हारा रिवीजन बेटर होता जाएगा, बिकॉज यू हैव द मेमोरी ऑफ द लास्ट टाइम दैट यू रेड। ये सबको समझ में आ रही है बात? मैं अगर एक्वायर्ड की बात करूं बेटा तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कुछ इसी तरीके की मेमोरी की पावर होती है।
जब कोई आपके बॉडी के अंदर पैथोजन पहली बारी एंट्री मारता है तो आपका एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जो है ना, उसको पहली बार देखता है तो उसको अभी तो समझ नहीं आता है, अच्छा ये तो कुछ नया है जो मेरी बॉडी के अंदर, क्योंकि पहली बार एंटर किया है। तो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को थोड़ा काम करने में थोड़ा टाइम लगता है। आगे मैं आपको बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बताऊंगी, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस, ये सारे मैं आपको बताऊंगी। बट ये तो आपको समझ में आ रहा है कि यार पहली बार जब मेरी बॉडी के अंदर पैथोजन आया, मेरी बॉडी समझ रही है, एक्वायर्ड की मैं बात कर रही हूं, मेरी बॉडी उसको समझ रही है, मेरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बी सेल्स टी सेल्स अभी उसको समझ रहे हैं, और समझ के थोड़ा लेट, थोड़ा टाइम लग रहा है उनको काम करने में, थोड़ा टाइम लेके वो काम कर रहे हैं, राइट मेरे बच्चों। लेकिन पहले बार जब तुम्हारी बॉडी के अंदर यही पैथोजन आया तो तुमने एंटीबॉडीज, क्योंकि एंटीबॉडीज आप देखोगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ही पार्ट है, तो मैं एंटीबॉडी के एग्जांपल से आपको समझा रही हूं कि एंटीबॉडी बनने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन एक बार जब एंटीबॉडी बन गई ना बेटा, तो वो तुम्हारी मेमोरी के फॉर्म में स्टोर हो गई बॉडी के अंदर। अब मजाल है वो दोबारा पैथोजन बॉडी के अंदर एंट्री मारे, दोबारा जब वो पैथोजन बेटा बॉडी के अंदर एंट्री मारेगा तो इस बार तुम्हारा रिस्पॉन्स कतई फास्ट होगा, बहुत ज्यादा फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारी बॉडी के अंदर पहले से मेमोरी सेल स्टोर हो गए हैं। और मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी आप पहली बार पढ़ते हो तो आपके पास मेमोरी स्टोर हो जाती है। तो बॉडी में पहली बार जब बॉडी के अंदर पैथोजन कोई आया तो बॉडी ने थोड़ा तो टाइम लिया उसको समझने के लिए और उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करने के लिए, एंटीबॉडी बनाने के लिए। बट एक बार जो एंटीबॉडी बन गई बेटा, तो ये तुम्हारे बॉडी में मेमोरी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, और अगली बार इस पैथोजन, दुष्ट पैथोजन की जब एंट्री होगी तो धड़ाधड़ ये मेमोरी सेल्स बेटा काम करेंगे। मेमोरी सेल्स ही होते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगी भी, मेमोरी बी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स धड़ाधड़ काम करेंगे और एंटीजेंस की बैंड बजा देंगे। क्या समझ पा रहे हो मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट? ठीक है ना, इसके पास मेमोरी है, इसके पास ऐसी कोई मेमोरी नहीं होती बेटा। चाहे तुम्हारा पैथोजन बॉडी के अंदर 100 बार एंट्री मार ले, इनेट इम्यूनिटी को बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। इनेट इम्यूनिटी जैसे पहले काम कर रही थी बिल्कुल वैसे ही बाद में काम करती है। आप देखोगे बेटा इसके जो कंपोनेंट्स है वही ऐसे हैं जो मेमोरी की कोई पावर नहीं रखते हैं। यहां पे मेमोरी सेल्स जरूर बनते हैं जब भी एंटीजन से कांटेक्ट होता है। एंटीजन से मेरा बात समझ पा रहे हो ना सारे बच्चे? एंटीजन्स क्या होते हैं? एंटीजेंस क्या मैं बोल रही हूं? एंटीजन मतलब कोई बाहर विदेशी सब्सटेंस, फॉरेन सब्सटेंसेस की। मैं बेसिकली यहां पे मैं फॉरेन एंटीजेंस की ही बात कर रही हूं, क्योंकि ऐसा नहीं होता सारे एंटीजन विदेशी होते हैं, कुछ सेल्फ एंटीजेंस भी होते हैं। क्लियर हो गया? यहां तक बेसिक चीज समझ में आ गई कि इसके पास कोई मेमोरी नहीं है, इसके पास मेमोरी है, ये नॉन स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, इसमें डिस्क्रिमिनेशन प्रेजेंट सिंस बर्थ बट इट इज गेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। इनेट और एक्वायर्ड के डिफरेंसेस। नाउ बेटा आई एम गोइंग टू टेल यू इनेट इम्यूनिटी को आप कितने भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। इन हाउ मेनी पार्ट्स यू कैन क्लासिफाई योर इनेट इम्यून सिस्टम। इनेट इम्यूनिटी को बेटा बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और इनसे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा, बिल्कुल डायरेक्ट। इनेट इम्यूनिटी को 4 बैरियर्स के तहत पढ़ा जाता है, फिजिकल बैरियर एंड स्टार मार्क कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा बेटा, गारंटी। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर, एंड साइटोकाइन बैरियर। एंड साइटोकाइन बैरियर, गॉट इट? फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर, ये 4 बैरियर्स के तहत में आप इनेट इम्यूनिटी को रीड करते हैं। तो मैं एक बार ऊपर लिख भी देती हूं, इट इज क्लासिफाइड इनटू दीज बैरियर्स। अब मैं यहां पे एक बेटा चीज लिखने जा रही हूं, आपके एनसीईआरटी में चीज नहीं दी हुई है, बट आप ये लिख सकते हैं, इतना कोई डिफिकल्ट मैं कोई बात नहीं बोलने वाली हूं, बहुत ही जनरल इम्यूनिटी से रिलेटेड एक बात बताने वाली हूं, ठीक है? बहुत कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, भले एनसीईआरटी में हो या नहीं, ठीक है? आप लिख सकते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस।
इसका क्या मतलब है बेटा? अगर आप खुद इमेजिन करो बेटा, बॉर्डर में हमारे सैनिक होते हैं, आर्मी पीपल होते हैं। अगर हमारे बाउंड्री के अंदर, हमारे बॉर्डर से कोई भी व्यक्ति अंदर आना चाहे, जो ऑफ कोर्स अगर कोई टेररिस्ट बेटा हमारी बाउंड्री को क्रॉस करके, बॉर्डर को क्रॉस करके अंदर आना चाहे, तो सबसे पहले कौन से लोग बेटा उसको भगाने की कोशिश करेंगे? कौन से लोग सबसे पहले फाइट करेंगे? जो बॉर्डर पे हैं, हमारी आर्मी। तुम तो बेटा घर से कतई, तुम तो बेटा तुम्हारे घर के अंदर आ जाएगा तो तुम दुबक के अंदर बैठ जाओगे, हैं कि नहीं? हैं कि फाइट करोगे, कि उनसे लड़ोगे? और वैसे तो बेटा अगर बॉर्डर पे आ रहे हैं तो तुम तो बेटा उठ के नहीं जा रहे हो, हम उठ के तो जा नहीं रहे हैं। सबसे पहले जो सेना हमारी बॉर्डर पे है, सबसे पहले हमारी वो सेना फाइट करेगी। और उसमें भी बेटा अलग अलग कैटेगरी होती है। जो सबसे पहले बॉर्डर पे है, सबसे पहले वो फाइट करेगी। फिर बेटा अगर वो नहीं फाइट कर पा रहे, फिर दूसरी लेयर फाइट करती है, फिर ऐसे तीसरी लेयर फाइट करती है। तो देयर इज अ सिस्टम। ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी मुंह उठा के बेटा फाइट कर रहा है, राइट? ऐसे ही बॉडी में बेटा डिफरेंट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो आपके ये इनेट इम्यूनिटी के ये दो बैरियर्स बनाते हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, जो सबसे पहले बेटा फाइट करने की कोशिश करते हैं पैथोजन से। बट जो ये काम ना कर पाए तो फिर आते हैं बेटा दो और डिफेंस सिस्टम, जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के पार्ट है, सेल्यूलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। फिर आते हैं बेटा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जो एक्चुअल में तुम्हारा इनेट, जो तुम्हारा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है। जब ये लोग भी काम नहीं कर पा रहे तब जाके बेटा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आता है, दैट इज एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्सेस। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा ऑल दीज टाइप्स ऑफ बैरियर्स वन बाय वन। ठीक है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन तो समझ में आ गई, सीक्वेंस में कौन कौन सी चीज कब कब एक्ट कर रही है। तो इनेट इम्यूनिटी का फर्स्ट टाइप ऑफ बैरियर बेटा जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फिजिकल बैरियर। दैट इज फिजिकल बैरियर। ज्यादा ऊपर बेटा मैं लिख नहीं रही हूं क्योंकि गले के साथ साथ फिर हाथ भी दुखने लगेगा, बहुत ज्यादा ऊंचा बोर्ड है। फिजिकल बैरियर बेटा इसके नाम से ही वैसे समझ में आता है कि फिजिकल बैरियर मतलब जो फिजिकली किसी भी चीज को एंट्री मारने से रोक रही है, लाइक स्किन, म्यूकस कोटिंग ऑफ GI ट्रैक्ट। व्हाट इज GI बेटा? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, कॉमा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक्सेट्रा। बेटा देखो, जैसे कि अगर मेरे घर में किसी को एंट्री मारनी है तो सबसे पहले उसको मेन गेट से, सपोज आप किसी सोसाइटी में रहते हो और आप एक फ्लैट में रह रहे हो, तो सबसे पहले अगर किसी भी बाहर के गेस्ट को आना है तो सबसे पहले उसको सोसाइटी का मेन गेट क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि मेन गेट सबसे पहला बैरियर है। अगर मैं सोसाइटी में रह रही हूँ, मैं किसी फ्लैट्स में रह रही हूँ, तो मेरे फ्लैट में अगर किसी को एंट्री मारनी है तो सबसे पहले उसको सोसाइटी गेट में, आजकल तो बड़े सारे बेटा परमिशन वगैरह लेने पड़ते हैं तब जाके आपको एंट्री मिलती है। तो अगर किसी को एंट्री लेनी है तो सबसे पहले बेटा मेन गेट पे परमिशन लेनी पड़ेगी। मेन गेट सबसे पहला बैरियर है, ये बात तो सब एक्सेप्ट करते हैं। मेन गेट जो है सबसे पहला बैरियर है। तो यहां पे भी तुम देखोगे जो मेन गेट है हमारी इम्यून सिस्टम का, जो सबसे पहला बैरियर है वो है आपका फिजिकल बैरियर। आपका स्किन, आपकी स्किन किसी से भेदभाव नहीं करती क्योंकि कोई स्पेसिफिसिटी इसमें है ही नहीं, ये डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर सकती कि ये पैथोजन है, ये पैथोजन है, ये पैथोजन, हर किसी के लिए समान तरीके से बिहेव करती है। तो आपका स्किन एक पहले बैरियर की तरह एक्ट करे। अगर किसी को बॉडी से एंट्री करनी है, देखो या तो वो स्किन के थ्रू एंटर करेगा, या तो तुम्हारे नोज के थ्रू, या तो तुम्हारे माउथ के थ्रू, यस और नो। तो तुम्हारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में म्यूकस की लाइनिंग होती है, तुम्हारे रेस्पिरेटरी पैसेज में म्यूकस की लाइनिंग होती है, तुम्हारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में म्यूकस की लाइनिंग होती है। ये सारे बेटा एक दीवार की तरह काम कर रहे हैं, एक फिजिकल बैरियर की तरह काम कर रहे हैं फॉर द एंट्री ऑफ पैथोजन। लेकिन ऑफ कोर्स बेटा ये फेल होते हैं तभी तो आपका सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस काम करता है, या ये फेल होते हैं तो इसके बाद फिजिकल के बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर्स काम करते हैं। क्योंकि सीक्वेंस में कोशिश तो बेटा सब करता है ना, कोशिश तो सब करता है कि यार पैथोजन बॉडी के अंदर ना है। ऑफ कोर्स एक फेल होगा तो दूसरा काम करेगा, दूसरा फेल होगा तो तीसरा काम करेगा। आपसे डायरेक्टली एग्जांपल में पूछा जाता है स्किन एंड म्यूकस कोटिंग ऑफ GI ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कम्स अंडर व्हिच बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी। क्लियर है? अब बेटा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का ही सेकंड बेटा हम पढ़ते हैं।
फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का ही सेकेंड चीज हम पढ़ते हैं, दैट इज फिजियोलॉजिकल। फिजिकल और फिजियोलॉजिकल में भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फिजिकल और फिजियोलॉजिकल में भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर देखते हैं बेटा। इसमें सिक्रीशंस आती हैं बॉडी की। इसमें आती है बेटा बॉडी में कई प्रकार की ऐसी सिक्रीशंस, जैसे आपका टीयर, जैसे आपका सलाइवा, सलाइवा में लाइसोजाइम, टीयर्स में लाइसोजाइम, एसिड इन द स्टमक। तो ऐसे कुछ सिक्रीशंस बेटा जो आपको इम्यूनिटी दे रहे हैं, ऑल दो सिक्रीशंस कम्स अंडर फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल में लाइनिंग्स थी, फिजियोलॉजिकल में सिक्रीशंस हैं, समझ गए? ठीक है, तो हम लिखेंगे सिक्रीशंस लाइक एसिड इन स्टमक, एसिड इन स्टमक। इनेट इम्यूनिटी ना बेटा बहुत छोटा सा है, बहुत इजी सा है। सबसे ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन एक्चुअल में जब एक्वायर्ड में आपको समझाऊंगी तो उसमें काफी सारा है, काफी सारी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, सिक्रीशंस लाइक एसिड इन स्टमक, कॉमा टीयर्स हैविंग लाइसोजाइम, टीयर्स एंड ऐसे लिखो, टीयर्स एंड सलाइवा हैविंग लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम क्या होता है? हैविंग एंटी बैक्टीरियल, बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्लीव कर देता है, तोड़ देता है ना। हैविंग एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम। ये सारे आपके किस में आ गए बेटा? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के ही सेकेंड पार्ट में, दैट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब ये भी काम नहीं कर रहे तो बेटा एक्शन में आ रहा है थर्ड, दैट इज कॉल्ड एज साइटोकाइन बैरियर। नहीं, पहले सेल्यूलर बैरियर, जिसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा इसमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन्वॉल्व होंगे जो तुम्हारे डिफेंस सिस्टम में काम कर रहे होंगे, बट ऑफ कोर्स ये भी स्पेसिफिक नहीं होंगे क्योंकि इनके पास भी स्पेसिफिसिटी नहीं है। इसमें बहुत सारे बेटा मैक्रोफाजस आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं। मैं लिख देती हूं पहले, फिर आपको बताती हूं। PMNL, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, बट आई एम श्योर किसी को याद नहीं होगा या बहुत कम लोगों को याद होगा ये सेल का नाम। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रोफिल्स, कॉमा इसमें आती है बेटा अगेन कुछ फैगोसाइटिक सेल, वो भी फैगोसाइटिक होती है, ये भी होती है मोनोसाइट्स। फिर आती है बेटा इसमें कुछ नॉन फैगोसाइटिक सेल्स भी आती हैं, जैसे कि NK सेल्स मीन्स नेचुरल किलर सेल्स। मैक्रोफाजेस, और भी कुछ सेल्स के नाम दिए हैं क्या? एक बारी बेटा चेक कर लेना, कोई और सेल्स के नाम दिए हो और मेरे से छूट गया हो तो एक बारी आप चेक कर लेना। एक्सेट्रा में लिख दे रही हूं, NCERT से एक बारी चेक कर लेना। तो इसमें बेटा कुछ ऐसे सेल्स आते हैं जो फैगोसाइटिक है, कुछ ऐसे सेल्स भी आते हैं जो नॉन फैगोसाइटिक हैं, और ये सारे आपके सेल्यूलर बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। जैसे आप मोनोसाइट्स के बारे में पढ़ते हो बेटा, लार्जेस्ट टाइप ऑफ WBC, एंड दिस इज अ फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइटिक का क्या मतलब होता है बेटा? जो फैगोसाइटोसिस करे। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैगोसाइटोसिस? कोई भी फॉरेन कोई भी चीज है उसको एनगल्फ कर लेना, उसको खा लेना और उसको डिस्ट्रॉय कर देना, इसी को बोलते हैं बेटा फैगोसाइटोसिस। तो ये फैगोसाइटिक सेल होते हैं। नेचुरल किलर सेल पता है आपको बेटा, नेचुरली आपको ट्यूमर कॉज से या कैंसर से बचाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। नेचुरल किलर सेल इस तरीके से आपको बेटा नेचुरली कैंसर से बचाने की कोशिश करते हैं, बट ये नॉन फैगोसाइटिक होते हैं। ये फैगोसाइटिक नहीं है, ये नॉन फैगोसाइटिक है। इनका मोड ऑफ एक्शन अलग होता है, लेकिन उतना डिटेल में हमें डिस्कस नहीं करना है। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, अगर आपको याद आ रहा होगा बेटा, पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फो का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी, न्यूक्लियर का मतलब होता है न्यूक्लियस, ल्यूकोसाइट मतलब WBC का टाइप। अगर आपको याद आ रहा हो, ये वो न्यूट्रोफिल्स थे बेटा जिनका न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड होता था, 3 लोब, 4 लोब, 5 लोब, 6 लोब्स, मल्टी लोब न्यूक्लियाई की मॉर्फोलॉजी वेरी करती है, अलग अलग टाइप की हो सकती है, इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। समझ में आ रही है बात बेटा? PMNL। एंड अगेन बेटा दीज आर फैगोसाइटिक सेल।
तो कुछ फैगोसाइटिक सेल, कुछ नॉन फैगोसाइटिक सेल। बेटा कोई सेल्स छूट गई हो कि मुझे लग रहा है एक आधा सेल्स और थी क्या, ठीक है, तो अगर एक बार आप देख लेना कि अगर कोई सेल छूट रही है तो इसको ऐड कर लेना। दीज आर सेल्यूलर बैरियर। अगेन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आए। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में बेटा सेकेंड जो चीज बचती है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में, दैट इज अकॉर्डिंग टू इनेट इम्यूनिटी की बैरियर, तो फोर्थ दैट इज साइटोकाइन बैरियर। पहले इसको लिख लो फिर मैं आपको इसको समझाती हूं। दैट इज साइटोकाइन बैरियर, पहले आप लिख लो फिर मैं आपको समझाती हूं। वायरली इन्फेक्टेड सेल, एंड इससे भी बहुत ज्यादा सवाल आता है बेटा, वायरली इन्फेक्टेड सेल। मैं एक्चुअली बेटा राइट साइड में आपको समझाऊंगी और लेफ्ट साइड में लिख रही हूं। हाँ, वायरली इन्फेक्टेड सेल produces chemicals called, chemicals मत लिखो बेटा, produces proteins called interferons, these protect the non-infected cells from the virus infection। हमने बेटा एक चीज के बारे में लिखा है इंटरफेरॉन्स, इससे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, है ना। मैं राइट साइड में इसको एक्सप्लेन करती हूँ, वैसे एक्सप्लेनेशन आपके एनसीईआरटी में है नहीं, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड ये मैकेनिज्म होता कैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने लिखा कि वायरली इन्फेक्टेड सेल नॉन वायरली इन्फेक्टेड सेल को बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं और क्या क्या सवाल इसमें से बेटा क्या क्या घुमा फिरा के पूछते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक तो पूछा जाएगा कि इंटरफेरॉन्स का नेचर क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स क्या होते हैं। दीज आर प्रोटीन्स। कौन प्रोड्यूस करता है, वायरली इन्फेक्टेड सेल या नॉन इन्फेक्टेड सेल। वायरली इन्फेक्टेड सेल, एक वायरली इन्फेक्टेड सेल कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाने लगता है जिनको बोलते हैं इंटरफेरॉन्स। ये इंटरफेरॉन्स अपने नेबरिंग नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को वायरस के इन्फेक्शन से बचाने की कोशिश करता है, इनफैक्ट बचाता है। किस तरीके से बचाता है वो मैं आपको बता देती हूं, बट पूछा सिर्फ यही जाता है। इंटरफेरॉन्स आर व्हाट, प्रोटीनेशियस थिंग। इंटरफेरॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट, वायरली इन्फेक्टेड सेल। इंटरफेरॉन्स डू व्हाट, प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम गेटिंग वायरली इन्फेक्टेड। अब ये करता कैसे है, देखो ये एक सेल है जिसमें वायरस ने इन्फेक्शन कर दिया है, ये एक सेल है, ये है बेटा वायरस, इसमें वायरस ने इन्फेक्शन किया, इसके पास बेटा ऐसे न्यूक्लियस होगा, डीएनए होगा, इसने ऐसे बेटा प्रोटीन्स का सिंथेसिस किया जिसको आप क्या बोल रहे हो, इंटरफेरॉन्स। कब बनाया, जब इसका वायरस से इन्फेक्शन हुआ। तो इसके अंदर ये मैकेनिज्म है कि ये प्रोटीन्स को बना सकता है। ये वायरस था, ये आपका अब इन्फेक्टेड सेल है, ये आपका अब इन्फेक्टेड सेल है। इन्फेक्टेड सेल से प्रोड्यूस हुए इंटरफेरॉन्स किस तरीके से नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को बचा रहे हैं, जरा देखना बेटा। ये आपका एक नॉन इन्फेक्टेड सेल है, यह आपका एक नॉन इन्फेक्टेड सेल है। इंटरफेरॉन्स जाते हैं और इन सेल्स पे रिसेप्टर्स होते हैं बेटा जिनसे ये बाइंड करते हैं। अरे यार ऐसे बना देते हैं, इनके ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। थोड़ा ना मेरे को गुस्सा आ रहा है, एक बार में बेटा सही बनता नहीं है। अरे भाई हाँ, इंटरफेरॉन्स अपने रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, देखो ऐसे, और ये क्या करवाएंगे जरा इस पे ध्यान देना, इस पे गौर फरमाना। गया इंटरफेरॉन, बाइंड किया। अब रिसेप्टर बाइंड करेगा तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो लेके ही आया होगा ना बेटा। रिसेप्टर्स ऐसे ही थोड़ी बाइंड करते हैं, रिसेप्टर्स कोई इन्फॉर्मेशन लेके आए, सॉरी आपका प्रोटीन कोई इन्फॉर्मेशन लेके आया होगा ना बेटा, ऐसे ही तो बाइंड किया नहीं है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेके आया होगा। क्या इन्फॉर्मेशन लेके आया,
इसके पास भी न्यूक्लियस है और इसके न्यूक्लियस के अंदर भी बेटा क्या है, इसका डीएनए है। जैसे ही इसकी बाइंडिंग होती है, आपके नॉन इन्फेक्टेड सेल स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग TIP. What is TIP? Translation inhibitory proteins. What is the meaning of translation, बच्चा बाडी? What is the meaning of translation? DNA replication, DNA से RNA ट्रांसक्रिप्शन, RNA से प्रोटीन ट्रांसलेशन। हमने बोला कि देखो नॉन इन्फेक्टेड सेल को तुमने कैसे बचाया। जैसे ही बेटा एक सेल का वायरस से इन्फेक्शन हुआ, वो इन्फेक्टेड सेल ने बनाया इंटरफेरॉन्स। अब ये इंटरफेरॉन्स अपने आसपास की नेबरिंग सेल्स को बचाएगी जिसमें अभी वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ है। कैसे बचा रही है? ये अपने नेबरिंग सेल्स के बेटा रिसेप्टर से जाके बाइंड कर रही है और इसको सिग्नल दे रही है कि भैया वायरस से बचना है तो जल्दी से सिंथेसाइज करो टीआईपी। क्या सिंथेसाइज करो? टीआईपी। जल्दी 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 सारे नॉन इन्फेक्टेड सेल्स बेटा बनाने लगते हैं ट्रांसलेशन इनहिबिटरी प्रोटीन। इनहिबिटरी ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्या बोला मैंने? आरएनए से प्रोटीन बनने को। बेटा एक वायरस इसमें इन्फेक्शन कब कर पाएगा? वायरस या कोई भी पैथोजन ये इन्फेक्शन कैसे कर रहा है? जब वो अपनी प्रोटीन्स बनाता है। बिना प्रोटीन्स के तो बेटा उसका काम ही नहीं चलेगा, वो इन्फेक्शन कर ही नहीं पाएगा। तुमने उस प्रोटीन्स को ही बनने से रोक दिया। तुमने क्या प्रोड्यूस किया है? ये वायरस के प्रोटीन को इनहिबिट करने वाला प्रोटीन है, ट्रांसलेटरी इनहिबिटरी प्रोटीन। वायरस का ट्रांसलेशन ही नहीं होने देगा। वायरस का ट्रांसलेशन नहीं होगा, वायरस इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। डंडना डंडन, बल्ले बल्ले, शावा शावा। ये पूरा मैकेनिज्म आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है बेटा। लाइक आई ऑलवेज से, आप जितना मर्जी ज्ञान की धारा बहा लो और कितना मर्जी बेटा ज्ञान में डूब जाओ और ज्ञान में झोंक जाओ, चाशनी में डूब जाओ, लेकिन अगर आपको ये बेसिक पॉइंट्स याद नहीं रहे तो आपके नीट के नंबर नहीं आएंगे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कॉन्सेप्ट जरूर समझो बेटा। मैं ये तो जरूर बोलूंगी, जहां जरूरत है वहां। अभी मैं आपको इम्यूनिटी को और डिटेल में अभी जब आगे बताऊंगी तो आप देखोगे कि काफी कॉन्सेप्ट्स है बेटा। काफी कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर डिटेल में जाना पड़ता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऑलवेज रिमेंबर कि पेपर में क्या पूछा जाता है और क्या आपको वो पॉइंट्स याद है जो पेपर में पूछे जाते हैं। अगर याद है तो बेटा बहाओ ज्ञान की धारा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इनहिबिट्स वायरल ट्रांसलेशन। इनहिबिट्स वायरल ट्रांसलेशन, तो कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। और ट्रांसलेशन का मतलब लिख लेना बेटा, आरएनए से प्रोटीन बनना। दिस इज बेटा ऑल अबाउट योर इनेट इम्यूनिटी। इसको पॉज करके लिखो, इसको पॉज करके लिखो। अब देखना बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी थोड़ी सी बड़ी है। पहले मैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की खुद के क्लासिफिकेशन बताती हूं, फिर उसकी डिटेलिंग हम करेंगे। आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बेटा कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? पहले ये देखिए, आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? पहले ये देखिए। जैसा कि हमने कहा था, इट इज स्पेसिफिक, इट हैज मेमोरी। अभी मैं आपको मेमोरी के ही प्रोस्पेक्टिव में, अच्छा पहले मैं आपको मेमोरी के ही प्रोस्पेक्टिव में दो तरीके की इम्यून रिस्पॉन्स बता दूं क्या, या ये बाद में बताऊं? क्या करें क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल है। चलो पहले आपको बता देती हूँ, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन कराने से पहले, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होते हैं, इसके दो टाइप्स। वो कराने से पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ऑफकोर्स इसके वो पॉइंट्स तो आप लिख ही सकते हो बेटा कि गेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। मैं वो नहीं लिख रही हूँ बेटा, वो वापस से रिपीटेड हो जाएंगे। गेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, हैज मेमोरी, हैज स्पेसिफिसिटी। मैं आपको इसमें दो चीजें बताना चाहती हूँ, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही आसान है। अभी अभी हमने बेटा इसके बारे में पढ़ लिया ऑलरेडी, बट तुमने बस इस लैंग्वेज में, इस भाषा में नहीं पढ़ा है, इसलिए तुम्हें भी पता नहीं है। देखो हमने अभी भी क्या कहा बेटा, मेमोरी का कॉन्सेप्ट कहां से आया? जब कोई पैथोजन मेरी बॉडी के अंदर एंटर करेगा फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मेरी बॉडी उसे पहचानने में टाइम लेगी, क्योंकि भाई पहली बार मिल रहे हैं, पहली बार है जी, पहली बार है। इस कदर एंटीजन की एंट्री पहली बार है
है कि नहीं? एंटीजन जब पहली बारी आएगा तो तुम्हें उसे समझने में, किसी भी व्यक्ति को बेटा जब आप जानते हैं तो उसको भी तो बेटा जब आप जानना शुरू करते हैं तो आपको बेटा वो व्यक्ति जो होता है प्याज के जैसा होता है। इनिशियली आपको बेहद खूबसूरत लग रहा होता है बाहर से, और जैसे जैसे बेटा उसका छिलका उतरता है, छिलका उतरता है, छिलका उतरता है, परत उतरती है, तो बेटा आपके आंखों में आंसू आता है, आंसू आता है, आंसू आता है। क्योंकि बेटा धीरे धीरे प्याज अपना रंग दिखाता है, वैसे व्यक्ति भी अपना रंग दिखाता है, वैसे ही एंटीजन भी अपना रंग दिखाएगा। एंटीजन कैसे रंग दिखा रहा है बेटा? एंटीजन बॉडी के अंदर जब पहली बारी आता है तो आपकी इम्यून सिस्टम, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम पहली बारी रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करती है। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं उस रिस्पॉन्स को जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है, और ये थोड़ा स्लो होता है, ये थोड़ा टाइम लेता है। वाई? बिकॉज यू सॉ दी पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि पैथोजन की शक्ल आपने पहली बारी देखी। जब आप कोई भी चीज को पहली बारी पढ़ते हो आपको समय लगता है, ये बिल्कुल प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जैसा है कि आपको समय लगेगा रिस्पॉन्स करने में। लेकिन वही सेम पैथोजन बॉडी में सेकेंड टाइम एंट्री करेगा तो अब आप समझ चुके हैं। अब आप बेटा दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। अब आप उस व्यक्ति को जान चुके हैं कि इन्होंने हमारे साथ क्या धोखाधड़ी की है बेटा जीवन में, इन्होंने हमको बेहद रुलाया है, अब इनसे दूर रहने का है। आपकी इम्यून सिस्टम दूर नहीं रहती है। सेकेंड टाइम जब वही पैथोजन बेटा बॉडी के अंदर एंट्री मारता है, आपकी इम्यून रिस्पॉन्स और ज्यादा फास्ट काम करती है बेटा, और फास्ट तरीके से रिस्पॉन्स करने को कम टाइम में क्यों करती है फास्ट रिस्पॉन्स? क्योंकि मेमोरी, अभी मेमोरी का कॉन्सेप्ट बताया था ना, अभी और डिटेल में भी मेमोरी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर मेमोरी आ गई है पहले वाले एनकाउंटर की, एंड दिस रिस्पॉन्स इज मच फास्टर। दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ऑल्सो नोन एज एन एमनेस्टिक रिस्पॉन्स, जिस नाम से क्वेश्चन आता है। क्लियर हो गया? पहले ये दो लिख लेते हैं, फिर इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है? तो क्या बोल रहे हैं? अरे यार एक तो बेटा ये समझ नहीं आता, ये पेन है, फिर पेन से ये ऐसे, ये कैसे आ जाता है? हाँ, when the pathogen enters for the very first time, the immune response is little slow and takes time। एक बेटा अतिरिक्त ज्ञान की मैं बात बता रही हूं, आगे मैं आपको इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ाऊंगी। ये अतिरिक्त ज्ञान है, आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं, आप चाहो तो याद रख सकते हो। जब मैं आगे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स पढ़ाऊंगी, आईजीए, आईजीडी, आईजीएम, आईजीजी, उसमें आप देखोगे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में मेनली आईजीएम प्रोड्यूस होता है। जब आप बॉडी में पहली बार पैथोजन का बेटा एनकाउंटर करते हो तो आईजीएम प्रोड्यूस होता है। जब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना बेटा तो आईजीजी प्रोड्यूस होता है, साथ में आईजीएम भी प्रोड्यूस होता है। ये अतिरिक्त ज्ञान है, आप चाहें तो याद रख सकते हैं, ना चाहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, कोई समस्या नहीं है। यहां पे हम क्या लिखने वाले हैं बेटा? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स शर्त ये है बेटा सेम पैथोजन को एनकाउंटर कर रहे हो, ये नहीं कि किसी और पैथोजन को। ये लिखना बहुत जरूरी है। व्हेन द सेम पैथोजन enters next time, since memory cells are stored from the previous encounter, this time the response will be much faster and is also known as
amnestic response. An amnestic response, बेटा इस नाम से क्वेश्चन आता है. ये बात समझ में आ गई सभी को? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है. प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बेटा सबको समझ में आ गया. नाउ वी आर एक्चुअली गोइंग टू डू बेटा द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी को फर्दर आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है. पहले हम फ्लो चार्ट करेंगे. अगेन बेटा पहले हम फ्लो चार्ट करेंगे, फिर हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है. अलग से डिस्कस करेंगे हर एक इंडिविजुअली सारे पार्ट्स को. तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को आप क्लासिफाई कर सकते हैं. एक्वायर्ड इम्यूनिटी को आप क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा इनटू ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. इनटू ह्यूमोरल इम्यूनिटी. पहले मैं लिख देती हूं, फिर मैं आपको एक एक को समझा रही हूं बेटा, ठीक है. फर्स्ट लेट मी राइट इट डाउन एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू. आप भी साथ साथ लिखते रहो. एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. इसमें क्या आते हैं? बी सेल्स. इसमें क्या आते हैं? टी सेल्स. इनको बेटा हम बाद में अलग से डिस्कस करेंगे. जहां जो मैंने टी सेल्स लिखे हुए हैं, टी सेल्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं बेटा. टी एच, टी सी, टी एस, मेमोरी टी सेल. मैं आपको इन सबके नाम अभी बता दे रही हूं, बट इनकी प्रॉपर्टीज, इनके फंक्शनिंग हम अलग से डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है. हाँ, अभी जो मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी दैट इज बेटा द बी सेल्स विच आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी. इसको ह्यूमोरल क्यों बोलते हैं वो भी अभी बताती हूं. एच का मतलब बेटा हेल्पर टी सेल. इसका मतलब साइटोटॉक्सिक टी सेल. इसको किलर टी सेल के नाम से भी जानते हैं. टी एस का मतलब बेटा सप्रेसर टी सेल. सप्रेसर टी सेल. और इसका नाम तो मेमोरी टी सेल्स है ही, ठीक है. तो लेट अस डिस्कस. एक काम करते हैं, एक फ्रेश पेज लेते हैं बेटा. फ्रेश पेज से हम क्या स्टार्ट करते हैं? ह्यूमोरल इम्यूनिटी को ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्यों बोला, एंड व्हाट इज दिस बी सेल, एंड बी सेल क्या काम कर रहा है. ऑल राइट, सो इसको मैं अलग से एक पेज पे यहां पे बेटा स्टार्ट करके आपको बताती हूँ, ठीक है. ह्यूमोरल इम्यूनिटी को ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्यों बोलते हैं, और यहीं पे मैं थोड़ा सा ना आपको एक तो बेटा क्या ही बताएं, बोर्ड ऊपर है तो हैंडराइटिंग भी सही नहीं आ रही है. तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी को ह्यूमोरल क्यों बोलते हैं? ह्यूमर इज नॉट दैट ह्यूमर बेटा विच यू एंड आई हैव. आई डाउट यू हैव और नॉट, बट आई डू हैव ह्यूमर, ठीक है. ये वो वाला ह्यूमर नहीं है, ये ह्यूमर अलग वाला ह्यूमर है. ह्यूमर का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड. जब आपको मैं डिजीजेस वाला टॉपिक पढ़ाना चालू करूंगी तो आप स्टार्टिंग में देखोगे एक हाइपोथेसिस दी गई थी बहुत पहले के टाइम पे हेल्थ को डिफाइन करने के लिए, बैलेंस ऑफ ह्यूमर. ह्यूमर का मतलब होता है बैलेंस ऑफ फ्लूइड्स. आपके बॉडी में बहुत सारे ऐसे फ्लूइड्स है, जैसे कि आपका ब्लड ही हो गया, जैसे कि आप देखते हो कफ, गम, इसे बोलते हैं बेटा फ्लेम. इसके अलावा बाइल इज अ फ्लूइड. ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स है ह्यूमर का बेसिक मतलब है फ्लूइड. यहां पे जिस ह्यूमर की हम बात करेंगे दैट फ्लूइड इज बेटा योर ब्लड. तो अब मैंने जैसा कि बोला ह्यूमोरल इम्यूनिटी के केस में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बी सेल्स की. हम बात कर रहे हैं बेटा बी सेल्स की. बी सेल्स को तुम बी सेल्स बोल लो या फिर बी सेल्स को तुम बी लिम्फोसाइट बोल लो, सेम थिंग. बी सेल को तुम बी सेल बोल लो या बी सेल को तुम बी लिम्फोसाइट बोल लो, सेम थिंग, ठीक है ना. बी सेल बोल लो या बी लिम्फोसाइट बोल लो, सेम थिंग. ऑल राइट, अब अगर मैं बी सेल की शक्ल देखती हूं बच्चों, तो आपको दिखेगा बी लिम्फोसाइट के ऊपर कुछ इस तरीके से इसके मेम्ब्रेन बाउंड कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. इस तरीके से एक्चुअल में यही वो प्रोटीन्स होते हैं. बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, धीरे धीरे ये कंसेप्ट तुम्हें क्लियर हो जाएगा. स्लोली यू विल अंडरस्टैंड, बट पेशेंस के साथ में सुनो. ये बी सेल है जिसके
ऊपर मैंने ये जो बेटा पर्पल कलर से चीज दिखा रखी है, जो इसके मेम्ब्रेन बाउंड है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। दिस इज नथिंग बट एंटीबॉडी। ये जो है बेटा ये कुछ और नहीं है, ये क्या है? एंटीबॉडी ही है। लेकिन बेटा जब आप हायर स्टडीज करेंगे और आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सारे एंटीबॉडीज मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं हमेशा, ठीक है। मैं आपको एक स्टैंडर्ड तरीके से समझाने के लिए, एक स्टैंडर्ड चीज समझाने के लिए आपको ये एग्जांपल दे रही हूं कि ये आपका एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी के मेम्ब्रेन के ऊपर आपको कुछ इस तरीके से रिसेप्टर्स दिख रहे हैं, यही रिसेप्टर्स क्या है बेटा? आपके एंटीबॉडी। अब आपकी बॉडी ने जैसे ही बेटा किसी एंटीजन का एनकाउंटर किया फॉर द फर्स्ट टाइम, आपकी बॉडी में कोई भी एंटीजन आया बेटा फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या होगा? क्या होगा बेटा? एंटीजन जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ये आपका एंटीजन और एंटीबॉडी का बेसिकली इंटरैक्शन होगा। आपकी जो बी सेल्स है, जो आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी का पार्ट है, मैं आपको अभी बताऊंगी आगे कि ह्यूमरल ब्लड, ह्यूमर, यहाँ पे ह्यूमरल टर्म का ये ह्यूमर से आया है, ह्यूमरल ह्यूमर से आया है, और यहाँ पे ह्यूमर का मतलब हम ब्लड समझ रहे हैं, वहां पे ब्लड क्यों बोल रहे हैं ये मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। हमने बोला आपका ये बी सेल है, बी सेल का ये रिसेप्टर टाइप का जो आपको दिख रहा है, दिस इज योर एंटीबॉडी। जैसे ही आपकी बॉडी में बेटा पैथोजन आया, एंटीजन आया, फर्स्ट टाइम के लिए एनकाउंटर किया, और एंटीजन एंटीबॉडी आपस में क्या कर रही है? इंटरैक्ट। एंटीजन एंटीबॉडी आपस में क्या कर रही है मेरे बच्चों? इंटरैक्ट। जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरैक्शन होगा मेरे बच्चों, ये बी सेल इमीडिएटली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। कैसे डिवाइड हुई? व्हेन द एनकाउंटर विल टेक प्लेस बिटवीन द एंटीजन एंड योर बी सेल, जैसे ही इंटरैक्शन होगा बी सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर जाएगी। एक सेल होती है जिसे आप बोलते हैं प्लाज्मा बी सेल, प्लाज्मा बी सेल, या इफेक्टर बी सेल, या इफेक्टर बी सेल, और एक होती है बेटा जो होती है मेमोरी बी सेल। एक होती है जो होती है बेटा मेमोरी बी सेल। समझ में आ गई बात बेटा? एनकाउंटर हुआ एंटीजन का बी सेल के साथ में, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करके एक हो गई मेमोरी बी सेल्स, एक हो गई मेमोरी बी सेल्स। ये अभी भी ऐसी दिख रही हैं, ये अभी भी मेमोरी बी सेल ऐसी दिख रही हैं। और एक हो गई बेटा आपकी इफेक्टर बी सेल, ये मेमोरी बी सेल है, और ये हो गई आपकी इफेक्टर बी सेल या फिर प्लाज्मा बी सेल्स। बहुत ध्यान से बेटा मेरी बात सुनना। एंटीजन एंटीबॉडी का एनकाउंटर हुआ, बी सेल का पैथोजन बोल रही थी मैं, पैथोजन के साथ में एनकाउंटर हुआ, आपकी बी सेल इमीडिएटली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर गई। आपकी टी सेल्स भी बेटा ऐसे डिवाइड करती है, तभी तो आपकी टी सेल्स के भी मेमोरी टी सेल्स होते हैं, ठीक है। तो आपकी, मैंने यहाँ पे सबके नाम लिख के बताए थे ना, साइटोटॉक्सिक, हाँ। तो आपकी टी सेल्स में भी ऐसे बेटा डिवीजन होता है, टी सेल्स में भी मेमोरी सेल्स बनते हैं। यहाँ पे ये 2 बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, प्लाज्मा बी सेल्स, इफेक्टर बी सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स, राइट। अब ये जो मेमोरी बी सेल्स है बेटा, ये इमीडिएटली अभी काम नहीं करेंगे। इमीडिएटली भी तो अभी आपको किसी से एंटीजन को भगाना है कि नहीं? एंटीजन को भगाने के लिए इमीडिएटली भी कुछ काम करना पड़ेगा। लेकिन आपको मैंने एक चीज और बताई थी कि एंटीजन अगर अगली बार बॉडी के अंदर आया तो इसकी मेमोरी स्टोर हो जाती है हमारे पास। ये वो मेमोरी है बेटा, ये वो मेमोरी सेल्स हैं जो अगली बार के लिए स्टोर हो गए, ये अभी काम नहीं करेंगे। दीज आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर, these are stored for future, and when I say beta these are stored for future, I mean to say these are stored for secondary immune response। क्या ये इमीडिएटली अभी एंटीबॉडी को रिलीज करेंगे मेरे बच्चों एंटीजन से एनकाउंटर करने के लिए? ना, बिल्कुल भी नहीं। ये वो सेल्स हैं जो अभी सिर्फ और सिर्फ मेमोरी के फॉर्म में स्टोर हो गए, ये अभी काम बिल्कुल नहीं करेंगे। ये तब काम करेंगे जब सेम एंटीजन एंट्री करेगा। अब देखो बेटा रिस्पॉन्स क्यों फास्ट होता है, रिस्पॉन्स क्यों फास्ट होता है? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स प्राइमरी से क्यों फास्ट होता है? ये कौन सा रिस्पॉन्स हो रहा है? ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है, क्योंकि पैथोजन पहली बार बॉडी के अंदर आया है। कोई भी फॉरेन एंटीजन बॉडी के अंदर पहली बार इंटरैक्शन हो रहा है, पहली बार एनकाउंटर कर रहा है। जब पहली बार एनकाउंटर कर रहा है तो बेटा ये पहले तो इन दोनों टाइप्स में डिवाइड कर रहा है, प्लाज्मा सेल्स इफेक्टर बी सेल्स बना रहा है, मेमोरी बी सेल्स बना रहा है, तब जाके बेटा कहीं प्लाज्मा बी सेल्स इफेक्टर बी सेल्स विल एक्ट इमीडिएटली, will act immediately and secrete antibody।
अगर आपको 11th का थोड़ा भी याद आ रहा हो, हम प्लाज्मा में प्रेजेंट बोलते हैं कि हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनमें फिब्रिनोजेंस आपने पढ़े होंगे, प्रोथ्रोम्बिन्स आपने पढ़े होंगे, क्लॉटिंग प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन्स आपने पढ़े होंगे ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, और आपने पढ़ा होगा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जिसमें अल्फा बीटा गामा ग्लोब्यूलिन्स थे। जब हम बेटा बाकी प्लाज्मा की प्रोटीन्स की बात करते हैं, फिब्रिनोजेंस, एल्ब्यूमिन्स, तो हम बोलते हैं ये लिवर में सिंथेसाइज होता है। लेकिन जब हम गामा इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स की बात करते हैं, अल्फा बीटा गामा ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन थे, गामा ग्लोबिन्स की बात करते हैं तो हम बोलते थे वो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स है, और वो लिवर में सिंथेसाइज नहीं होते, वो प्लाज्मा सेल सिक्रीट करते हैं। देखो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स हैं क्या बेटा, यही एंटीबॉडी। और ये वो बच्चा रिलेट नहीं कर पा रहा होगा जिसको वो याद नहीं है कि प्लाज्मा में प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, और ग्लोब्यूलिन के 3 टाइप्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो गामा ग्लोब्यूलिन्स को आप इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स बोलते हो, यानी एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी कभी लिवर में सिंथेसाइज नहीं हो रही है, एंटीबॉडी को सिक्रीट करने वाला है प्लाज्मा बी सेल्स या इफेक्टर बी सेल्स। तो एक चीज ध्यान देना बेटा, ये प्लाज्मा बी सेल्स, इफेक्टर बी सेल्स इमीडिएटली एंटीबॉडी बनाएंगे और इमीडिएटली काम करेंगे। इमीडिएटली एंटीबॉडी बनाएंगे का क्या मतलब है? का मतलब है कि पहली बार जब एंटीजन बॉडी के अंदर आया, उस वक्त जिसने रिस्पॉन्स किया, उस वक्त जिसने काम किया, दैट इज बेटा प्लाज्मा बी सेल, इफेक्टर बी सेल। इन सेल्स ने तब काम नहीं किया, ये मेमोरी के फॉर्म में स्टोर हो गए। अब वाई सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज मच फास्टर देन प्राइमरी, क्योंकि जब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होना होता है तो देखो ये पूरा बेटा काम करवाना पड़ रहा है तुम्हें प्लाज्मा बी सेल्स बनाना पड़ रहा है, तुम्हें मेमोरी बी सेल्स बनवाने पड़ रहे हैं। लेकिन जब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा तो तुम्हें वापस से बेटा इस पैथोजन के लिए डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वापस से इस पैथोजन के लिए डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। इस बार तुम डायरेक्टली, तुम्हारे पास बेटा मेमोरी बी सेल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये मेमोरी बी सेल्स बेटा डायरेक्टली जाके अपना काम कर सकते हैं। तो टाइम सेव हुआ कि नहीं? ये वाला डिफरेंशिएशन, ये वाला प्रोलिफरेशन नहीं होगा इस बारी। इस बारी अगर यही पैथोजन एंट्री आया तो मेमोरी बी सेल डायरेक्टली उसको एनकाउंटर कर सकता है, एंड दैट्स व्हाई सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज मच 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 फास्टर। नाउ ह्यूमर का कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है? वाई वी आर सेइंग बेटा दैट ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी? ह्यूमर बिकॉज बेटा जो भी एंटीबॉडी सिक्रीट होती है दैट इज प्रेजेंट इन दी ब्लड। एंटीबॉडी कहां प्रेजेंट होती है? आपके ब्लड में। बिकॉज दिस एंटीबॉडी इज एक्चुअली सिक्रीटेड इन द ब्लड, दैट्स वाई इस इम्यून सिस्टम को या इस इम्यूनिटी को आप ह्यूमोरल इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। क्या ये बात अब सबको क्लियर होगी बेटा? वाई ह्यूमोरल इम्यूनिटी? ये वाला फंडा बेटा हमेशा याद रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप आगे हायर स्टडीज में जाएंगे ना बेटा, एनसीईआरटी में तो इतना डिटेलिंग दी नहीं है, लेकिन आप हायर स्टडीज में जाएंगे ना बेटा तो आप इसकी भी फर्दर और डिटेलिंग पढ़ेंगे, माइन्यूट चीजें पढ़ेंगे जो मैंने आपको अभी बताई नहीं है, और माइन्यूट चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा बेसिक बता दिया है जिससे आपका एटलीस्ट ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वाई फास्ट, वाई स्लो, व्हाट इज मेमोरी, व्हाट इज फर्स्ट एनकाउंटर, व्हाट इज सेकंड एनकाउंटर। समझ में आगे बात बेटा? नाउ दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, या मतलब आई हैव टोल्ड यू अ टर्म कॉल्ड एंटीबॉडी। अभी हम ह्यूमरल इम्यूनिटी को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हमें बेटा एक ऐसी चीज के बारे में डिस्कस करना है जिसे एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से दिया हुआ है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एंटीबॉडी। आई एम टॉकिंग अबाउट एंटीबॉडी, जिसे आप इम्यूनोग्लोब्यूलिन के नाम से भी जानते हैं। लाइक आई सेड ग्लोब्यूलिन, लाइक आई सेड बेटा कुछ चीजें मुझे आपको थोड़ी अतिरिक्त बतानी पड़ेंगी जो आपके एनसीईआरटी में हो सकता है गिवन नहीं है। लाइक बेटा इस चैप्टर में इम्यूनोग्लोब्यूलिन के डिफरेंट टाइप्स के स्पेसिफिकली वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन अलग अलग टाइप के होते हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई। आपने एक तो बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा भी, कोलोस्ट्रॉम में प्रेजेंट होता है, दैट इज आईजीए एंटीबॉडी, पढ़ा था ना, इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप ए। अब इस चैप्टर में इस जगह पे एनसीईआरटी ने इनके परसेंटेज कि आउट ऑफ द टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सबसे ज्यादा होता है, कौन कम होता है, कौन क्या होता है, ये स्पेसिफिकली दिया नहीं है बेटा, लेकिन कुछ कुछ चीजें बेटा बिखरी हुई एनसीईआरटी ने मेंशन की हुई है। आईजीई के बारे में अलग से दिया हुआ है, आईजीए के बारे में कहीं दिया हुआ है, आईजीजी के बारे में कहीं पे दिया हुआ है। इसीलिए जब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता दूंगी फिर मैं टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन भी आपको थोड़ा बता दूंगी। वो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट दैट कि बहुत डिटेलिंग एनसीईआरटी में है नहीं, ठीक है। लेकिन उस टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन में बढ़ने से पहले एंटीबॉडी
एंटीबॉडी की कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताती हूँ और फिर बेटा एनसीईआरटी में जो एंटीबॉडी का डायग्राम दिया हुआ है वो एंटीबॉडी का डायग्राम मैं आपको बना के बताती हूँ जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। व्हेन आई टॉक अबाउट बेटा एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इसका नेचर क्या होता है, व्हाट इज द नेचर? जैसे हमने बेटा अभी इंटरफेरॉन्स पढ़े थे, वैसे एंटीबॉडी का नेचर होता है ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब प्रोटीन और शुगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना होता है आपका एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ठीक है, ऑफ कोर्स जैसा कि हमने लिखा हुआ है सिक्रीटेड बाय प्लाज्मा बी सेल्स या इफेक्टर बी सेल्स। अगर आप किसी भी इम्यूनोग्लोब्यूलिन की शक्ल देखें तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन इज रिप्रेजेंटेड बाय, पहले मैं पॉइंट्स बता देती हूं फिर हम डायग्राम देखेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय या रिप्रेजेंटेड एज H2L2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ H2L2? आपके इम्यूनोग्लोबुलिन की शक्ल जब आप देखोगे, इसके पास होते हैं 2 हेवी चेन और इसके पास होते हैं बच्चों 2 लाइट चेन। तो H स्टैंड्स फॉर हेवी चेन एंड L स्टैंड्स फॉर लाइट चेन। 2 स्टैंड्स फॉर कि 2 इन नंबर। पर ये चेन किसकी है बेटा? सोने चांदी की, हीरे मोती की? ना चाहूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के, क्योंकि मैं तो किसका बनाऊं? प्रोटीन का बनाऊं। प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड्स। ये प्रोटीन की चेन होती है बेटा, ये प्रोटीन की चेन होती है। 2 हेवी चेन है आपके पास, 2 लाइट चेन है आपके पास। और हेवी को हेवी क्यों बोला, लाइट को लाइट चेन क्यों बोला? बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। हेवी चेन को हेवी इसीलिए बोला क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। लाइट को लाइट इसीलिए बोला क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाओ, ईच हेवी चेन weighs around 50 किलो डाल्टन। किलो डाल्टन इज द मॉलिक्यूलर वेट को रिप्रेजेंट करने वाली यूनिट। ईच हैवी चेन इज बेटा अराउंड 50 किलो डाल्टन। क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो इसलिए हैवी हो गया। इसमें लिखोगे ईच लाइट चेन weighs अराउंड 25 किलो डाल्टन। आई थिंक ये इंफॉर्मेशन बेटा एनसीईआरटी में दी हुई है रिगार्डिंग देयर मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट वाला कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना। तो हमने कुछ बेसिक पॉइंट लिखे हुए हैं कि इसका नेचर क्या हो गया, इसको सिक्रीट किसने किया, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। H2L2 से 2 हेवी चेन होते हैं, 2 लाइट चेन होते हैं। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ बेटा, एक वाई शेप डायग्राम दिया हुआ है एंटीबॉडी का। लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एक स्टैंडर्ड एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, लेट्स डिस्कस दैट। ऑल राइट, तो एक बार देखते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया है एंटीबॉडी को, जो हम H2L2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक्चुअल में कैसा दिखता है। स्टार्ट मेकिंग द डायग्राम विद अ पेंसिल सो दैट अगर मैं रब करूं तो बेटा आपके भी पास रब करने का ऑप्शन हो। ठीक है, ऐसे वाई शेप में आपकी एंटीबॉडीज की शक्ल दिखाई गई है। मैं मिटा लूंगी बेटा, आपको मिटाने के लिए पेंसिल से बनाना पड़ेगा, अदरवाइज दिस विल बी अ प्रॉब्लम। तो पेंसिल से बनाइएगा। एन टर्मिनल, सी टर्मिनल मार्क करना बहुत जरूरी है। अगर आपको अभी याद आ रहा हो, मैंने कहा था कि ये क्या है, प्रोटीन, प्रोटीनीशियस है, ग्लाइकोप्रोटीन बोल सकते हो। एंटीबॉडी इज अ ग्लाइकोप्रोटीन विच इज हैविंग प्रोटीन एज वेल एज शुगर। और प्रोटीन का स्ट्रक्चर कभी भी बेटा आप रिप्रेजेंट करने के लिए एन टर्मिनल और सी टर्मिनल का यूज जरूर करते हैं। एन टर्मिनल रिप्रेजेंट करता है बेटा, एन टर्मिनल रिप्रेजेंट, एक तो मैं बोलते ना बेटा बड़ी दिक्कत होती है लिखने में। एन टर्मिनल बेटा रिप्रेजेंट करता है किसी भी प्रोटीन के चेन के उस एंड को जहां आपका अमाइनो ग्रुप फ्री होता है। अगर आपको बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा सा याद आ रहा हो, एन टर्मिनल वो होता है जहां आपका अमाइनो ग्रुप होता है, सी टर्मिनल वो होता है जो कार्बोक्सिलिक एंड होता है।
इसीलिए किसी भी प्रोटीन की चेन को आप तब तक बेटा करेक्ट नहीं मान सकते जब तक उसका एन टर्मिनल और सी टर्मिनल डिफाइंड ना हो। ठीक है, ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो मैं बता देती हूं। एन टर्मिनल रिप्रेजेंट्स द अमाइनो ग्रुप एंड सी टर्मिनल रिप्रेजेंट्स द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये आपके दो एंड्स बेटा दिख गए। ठीक है, अब मैं ये जो छोटी छोटी चेन दिख रही है बेटा, ऑफ कोर्स मॉलिक्यूलर वेट कम है 25 किलो डाल्टन ईच, इसे बोला जाता है लाइट चेन। ये जो आपको बड़ी वाली चेन दिख रही है हैवी चेन 50 किलो डाल्टन ईच। यहां पे मैं कुछ एरियाज को बेटा शेड कर रही हूं, ऐसे नहीं शेड करती हूं। अच्छा पहले मैं ऐसे लिख देती हूं, फिर मैं आपको बताती हूं। VL एंड CH, अरे यार CL, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन 1, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन 2, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन 3, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन 3, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन 2, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन 1, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। अभी मैं बता रही हूँ बेटा, अभी आपको मेरी भाषा समझ नहीं आ रही होगी मैं क्या बोल रही हूँ, अभी मैं आपको बताती हूँ। ये साइट्स को क्या बोलते हैं? यहाँ पे होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, यहाँ पे होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, और इनमें अपने पास भी बेटा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। अंदर की तरफ बने होंगे एनसीईआरटी में, मेरे पास अंदर जगह नहीं है तो मैं बाहर की तरफ दिखा रही हूँ। इसमें अंदर जगह है तो अंदर दिखा देती हूँ। देखो बेटा, यहां मैंने कुछ एरियाज को मार्क किया हुआ है। दिस इज अ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, जहां आपको दो हैवी चेन दिख रही है, दो लाइट चेन दिख रही है। क्या हर एक अमीनो एसिड में ऐसा ही हर एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर दिखता होगा? नहीं बेटा, देयर आर अमीनो एसिड जिसमें ऐसे 5 स्ट्रक्चर्स आपस में मिलते हैं तो वो एंटीबॉडी बनता है, हेवीएस्ट एंटीबॉडी कॉल्ड एज IgM एंटीबॉडी। देयर आर एंटीबॉडीज जिसमें इसी तरीके के 2 स्ट्रक्चर्स आपस में जब जुड़ते हैं तो वो एंटीबॉडी बनता है, डाइमर IgA एंटीबॉडी। ये एक ऐसा एंटीबॉडी है जिसमें आपको 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन, स्टैंडर्ड मोनोमर सिंगल यूनिट। कई एंटीबॉडी ऐसे हैं जो ऐसे मोनोमर 2 कंबाइन होते हैं आपस में, यानी डाइमर फॉर्म करते हैं तो वो एंटीबॉडीज बनते हैं, जैसे IgA। कई एंटीबॉडीज ऐसे होते हैं बेटा जिसमें इसे 1 2 3 4 5 आपस में कंबाइन करते हैं तो वो एंटीबॉडी कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज IgM। बट जैसे IgE हो गया, जैसे IgD हो गया या IgG टाइप हो गया, उनकी शक्ल ऐसी दिखती है। ठीक है, अब मैंने इन चेन्स में बेटा कुछ कुछ एरियाज को रिप्रेजेंट किया हुआ है, जैसे कि एन टर्मिनल सी टर्मिनल तो आपको समझ में आ रहा है कि एन टर्मिनल अमाइनो ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है, सी टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने कुछ यहां पे बेटा एरियाज को शेड किया हुआ है, जैसे ये वाला बेसिकली एरिया। मैं ना एक काम करती हूँ, इसको ना प्रॉपरली इस तरीके से शेड करती, अरे जैसे इसको प्रॉपरली मैं इस तरीके से शेड करती हूँ। ये जो एरिया बेटा मैंने यहां शेड किया, यही दिक्कत होती है ना जब बेटा ये एक एरिया शेडेड दिख रहा है, वैसा ही मैं एक एरिया यहां पे शेडेड बनाती हूं, ऐसे शेडेड दिखा रही हूं मैं। ठीक है, क्या है ये एरियाज, व्हाट इज दिस? और कहीं कहीं पे आपको नजर आ रहा है बेटा, अरे यार अभी गिरने वाली थी बेटा मैं, जहां आपको VL दिख रहा है, जहां आपको CL दिख रहा है, जहां आपको VH दिख रहा है, जहां आपको CH दिख रहा है, CH1 CH2, ये मीथेन नहीं है बेटा, CH3 CH4 जो आप बोलते हो, नहीं, कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है इसका। इसका क्या मतलब है मैं आपको अभी बताती हूं। वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन
कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। दिस इज लिटिल बिट अतिरिक्त बेटा, लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करेगा, ठीक है। ये थोड़ा अतिरिक्त है, VL VH ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ये अतिरिक्त ही है, बट ये आपके एक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में मदद करेगा, जहां आपको ये समझ में आएगा कि एंटीजन बाइंडिंग साइट सारे एंटीबॉडी में अलग अलग क्यों होती है, ठीक है। VH मतलब बेटा वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, अभी आप लिखो वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन। कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन। और बेटा जहां मैंने CH1 लगाया है, हैवी चेन पार्ट 1, हैवी चेन पार्ट 2, हैवी चेन पार्ट 3। मैंने कुछ कुछ एरिया को देखो बेटा, जैसे ये वाला, ये जो चेन है आपकी प्रोटीन की, जो लाइट चेन है, इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, ये फर्स्ट हिस्सा है, ये सेकंड हिस्सा है। फर्स्ट हिस्से के लिए मैंने लिखा हुआ है वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, सेकंड हिस्से के लिए मैंने लिखा हुआ है कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, क्योंकि लाइट चेन का है तो लाइट चेन, एक उसमें वेरिएबल रीजन है, एक उसमें कांस्टेंट रीजन है। यहां पे मैंने बेटा वही किया, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, राइट। वैसे मैंने हैवी चेन को भी बेटा 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, देखो ये वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन पार्ट 1, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन पार्ट 2, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन पार्ट 3। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? लाइट चेन को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक वेरिएबल रीजन, एक कांस्टेंट रीजन। हैवी चेन को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन को फर्दर 3 पार्ट्स में। एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बट व्हाट इज दिस वेरिएबल रीजन? अगर आपको दिख रहा हो, अब मैं बताती हूं वेरिएबल रीजन क्यों बोला। आपके ये चेन्स किसकी बनी है बेटा? प्रोटीन्स की बनी है। किसकी बनी है? प्रोटीन्स की। और प्रोटीन्स में क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स। क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स। अगर आप देखोगे बेटा सारे एंटीबॉडीज में जो वेरिएबल रीजन होता है बेटा, वेरिएबल रीजन का अमीनो एसिड सीक्वेंस जो होता है हर एक एंटीबॉडी में अलग होगा। IgG का अपना सीक्वेंस है, IgM का अपना सीक्वेंस है, IgD का अपना सीक्वेंस होगा अमीनो एसिड्स का। सबके ये वेरिएबल रीजन में जो अमीनो एसिड्स की सीक्वेंसिंग है वो वेरिएबल होगी। IgM की अपनी सीक्वेंसिंग, IgD की अपनी सीक्वेंसिंग, IgE की अपनी सीक्वेंसिंग, सारे इम्यूनोग्लोबिन के वेरिएबल रीजन अलग अलग होते हैं। तभी तो ये सारे एंटीबॉडीज अलग अलग एंटीजन को बाइंड करते हैं। बताती हूं क्यों। और कांस्टेंट रीजन क्यों बोला? कांस्टेंट रीजन इसलिए बोला क्योंकि अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग ऑलमोस्ट सेम होगी कांस्टेंट रीजन में। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि आपसे पूछेंगे नहीं। मैंने आपसे क्यों ये बात बताई? फिर मैंने इसीलिए आपसे ये बात बताई बेटा क्योंकि आपके एनसीईआरटी में एक जगह पे ये ग्रीन कलर वाला पार्ट दिखाया हुआ है और इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। एंटीजन बाइंडिंग साइट्स करके इसे रिप्रेजेंट करा हुआ है, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। और एंटीजन बाइंडिंग साइट्स को बोला जाता है पैराटोप। अगर आप देखो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स जो ऑफकोर्स एंटीजन फॉरेन सब्सटेंसेस है, उनके लिए बाइंडिंग साइट्स आपकी एंटीबॉडी के ऊपर है। उनके लिए बाइंडिंग साइट्स आपके एंटीबॉडी के ऊपर है। तो आपके एंटीबॉडी में वो स्पेसिफिक एरियाज जो एंटीजन से बाइंड करते हैं, आपके एंटीबॉडी पे वो स्पेसिफिक एरियाज जिन पे आपके एंटीजन बाइंड करते हैं, उनको पैराटोप बोला जाता है। ये एरिया जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है, इसको समझ लो ये आपका एंटीजन है। ये समझ लो आपका एंटीजन है, इसे समझ लो एंटीजन है। एंटीजन किस जगह पे जाके बाइंड हुआ है? देखो एंटीजन जिस जगह पे जाके बाइंड होता है बेटा, उस साइट को बोला जाता है पैराटोप। उस साइट को क्या बोला जाता है? पैराटोप। तो आपसे सवाल में पूछते हैं पैराटोप को बनाने के लिए क्या सिर्फ लाइट चेन रिस्पॉन्सिबल होता है? क्या सिर्फ हैवी चेन रिस्पॉन्सिबल होता है? या हैवी चेन और लाइट चेन दोनों मिलके ये रीजन्स को बनाते हैं जो आपको यहां ये दिख रहा है? ये रीजन्स को बनाते हैं जिसे बोला जाता है पैराटोप। आंसर इज पैराटोप, विच इज एंटीजन बाइंडिंग साइट इज फॉर्म्ड बाय बोथ लाइट चेन एंड हैवी चेन। और एक स्टैंडर्ड एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में 2 पैराटोप्स आपको दिखते हैं। ये दिख भी रहा है आपको। एक स्टैंडर्ड एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में 2 पैराटोप्स आपको दिख रहे हैं, जिनमें जैसे IgG हो गया, उसमें ऐसा ही शक्ल होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं IgM, तो IgM कैसे बनता है? ऐसे ही जब 5 यूनिट्स आपस में जुड़ेंगे
तो उनमें कितने पैराटोप्स होंगे बेटा? 10। एक में 2 हैं तो 5 में कितने होंगे? 10। और ये पैराटोप्स को बनाने के लिए किसने कंट्रीब्यूट किया? जैसे कि हमने लिखा था, किसने कंट्रीब्यूट किया बेटा? फॉर्म्ड बाय लाइट एंड हेवी चेन। लाइट एंड हेवी चेन, समझ पा रहे हो मेरी बात? लाइट एंड हेवी चेन। उसमें भी अगर आप देखो कौन से रीजन्स बनाते हैं, तो वेरिएबल रीजन बनाते हैं। तभी बेटा हर एक एंटीबॉडी के ऊपर जो ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होंगी, ये वेरिएबल होंगी, ये अलग होंगी, क्योंकि इनको बनाने के लिए जो साइट्स रिस्पॉन्सिबल है वो है वेरिएबल रीजन। ये पार्ट में जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा वो किसी और एंटीबॉडी से अलग होगा, तभी वो किसी और एंटीजन से बाइंड कर रहा है। तो वेरिएबल रीजन लाइट चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। लेकिन दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, हेवी चेन, लाइट चेन दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं पैराटोप्स को बनाने में। व्हाट आर पैराटोप्स? बेटा कभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप एक और वर्ड सुनोगे आगे जाके, एपिटोप। और मैं हमेशा एक ही याद रखने का सजेशन देती हूँ, क्योंकि दोनों रटने जाते हो तो दोनों भूल जाते हो। पैराटोप्स के ऑपोजिट होता है एपिटोप। पैराटोप क्या है? एंटीबॉडी के ऊपर एंटीजन की बाइंडिंग साइट्स, एंटीबॉडी के ऊपर एंटीजन की बाइंडिंग साइट्स, ठीक है ना। एपिटोप क्या है? एपिटोप इज एंटीजन के ऊपर एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स, एग्जैक्टली अपोजिट। एपिटोप क्या है? जैसे पैराटोप एंटीबॉडी के ऊपर है, एपिटोप एंटीजन की साइट्स हैं जो एंटीबॉडी से इंटरैक्ट करेंगी। साइट्स ऑन एंटीजन which interacts with antibody। बेटा एंटीबॉडी को शॉर्ट में AB और एंटीजन को शॉर्ट में AG। AG OG लो जी सुनो जी, ठीक है। तो हैवी चेन लाइट चेन समझ में आ गया। और अगर आप देखो हैवी चेन और लाइट चेन आपस में किनसे जुड़ी है? हैवी चेन और लाइट चेन आपस में किससे जुड़ी है? डाई सल्फाइड बॉन्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डाई सल्फाइड बॉन्ड। ऐसा थोड़ी है बेटा सारी चेन्स अलग है, नहीं। हैवी चेन लाइट चेन किससे जुड़ी है? डाई सल्फाइड बॉन्ड से। इनफैक्ट बेटा आपकी हैवी चेन भी आपस में किससे जुड़ी है? 2 डाई सल्फाइड बॉन्ड से। तो 2 डाई सल्फाइड बॉन्ड आपके 2 हैवी चेन्स के बीच में प्रेजेंट है, और एक एक बेटा आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड आपके हेवी चेन और लाइट चेन के बीच में प्रेजेंट है। लेकिन इसको बेटा अलग से आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायग्राम देखोगे तो आपको पता चलना चाहिए। एक हेवी चेन और एक लाइट चेन के बीच में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड, एक हेवी चेन और लाइट चेन के बीच में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड, और 2 हेवी चेन के बीच में बेटा आपके 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसके अलावा भी बहुत सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं जो आपके अमीनो एसिड्स के बीच में बनते हैं। सेम एक ही चेन के अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। इससे ज्यादा बेटा एंटीबॉडी में और कुछ नहीं पूछा जाता। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन दे देती हूँ, और फिर मैं आपकी लास्ट बेटा टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन आपको करा देती हूँ शॉर्ट में। होमवर्क क्वेश्चन आपका ये है बेटा, होमवर्क क्वेश्चन आपका ये है, ऑन विच टर्मिनल antigen binding sites are present। antigen binding sites are present, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। कौन से साइट पर एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं एंटीबॉडी के ऊपर? और आज के लिए आज अभी इम्यूनिटी खत्म नहीं होगा, इम्यूनिटी का पार्ट 2 भी आएगा। थोड़ा सा अगेन बेटा जो मैं इन्फॉर्मेशन अभी बता रही हूं ये एनसीईआरटी में इधर उधर रैंडम तरीके से दिया हुआ है। मैं आपको वही पॉइंट्स बताऊंगी जो आपसे पूछे जा सकते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताऊंगी, वही पॉइंट्स जो आपसे पूछे जा सकते हैं जो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है, नॉट टू मच अतिरिक्त। तो हम शॉर्ट में ही लिखेंगे एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में, टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं। IgG लिख लो, IgA लिख लो, IgM लिख लो, IgT लिख लो और IgE लिख लो, ठीक है। जो आपके बॉडी में सबसे मैक्सिमम होता है
मैक्सिमम बेटा, दैट इज IgG। जो आपके बॉडी में सबसे लीस्ट होता है दैट इज बेटा IgE, लेस देन 1%, लेस देन 1%, अरे 2 बार हो गया बेटा, देन लेस देन 1%। अराउंड बेटा तुम बोल सकते हो 80%, 75 to 80% बेटा आपके पास होता है IgG। अराउंड बेटा आप बोल सकते हो 10 से 15% आपके पास होता है बेटा IgA। अराउंड 7 to 10% आपके पास होता है IgM, एंड IgD भी होता है बेटा लेस देन 1%। IgD भी होता है लेस देन 1%, बट फिर भी सबसे ज्यादा लीस्ट आप किसको बोल रहे हो? सबसे ज्यादा लीस्ट IgE टाइप का इम्यूनोग्लोब्यूलिन। अगर मैं IgG की बात करूं, ये मोनोमर होता है बेटा। अगर मोनोमर होता है तो इसकी शक्ल बिल्कुल वैसी दिखेगी जैसा अभी हमने पहले बनाया था। अगर पहले जैसी इसकी शक्ल दिख रही है तो इसके पास कितने पैराटोप्स होंगे बेटा? 2 पैराटोप्स। कितने पैराटोप्स होंगे बेटा? 2 पैराटोप, क्योंकि ये क्या है? मोनोमर है, राइट। दिस इज द ओनली एंटीबॉडी टू क्रॉस प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और ये हम आगे पढ़ेंगे भी। समझ गए मेरी बात? ये आपके एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है, ये पूछी जा सकती है, और परसेंटेज बेटा आप याद रख सकते हो, राइट। ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती है, ये हम लिख चुके हैं हाईएस्ट अमाउंट में। IgA ये होता है बेटा डाइमर, यानी डाइमर का मतलब 2 वैसी एंटीबॉडी जुड़ेंगी तो ये बनेगा। कितने पैराटोप्स हो जाएंगे बेटा? 4 पैराटोप, 4 पैराटोप। एंड इसके बारे में लिख सकते हो ये किसमें प्रेजेंट होता है? ये आपके बॉडी फ्लूइड सिक्रीशन में प्रेजेंट होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉम में हो गया, जैसे सलाइवा में हो गया, है ना। बेसिकली ये बॉडी सिक्रीशंस में प्रेजेंट होता है यूजुअली, ये बॉडी सिक्रीशंस में प्रेजेंट होता है यूजुअली। ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है दैट इट इज प्रेजेंट इन द कोलेस्ट्रॉम विच इज द फर्स्ट मिल्क, और ये बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। IgM इट इज अ पेंटामर, इट इज अ पेंटामर, यानी कि इसमें कितने पैराटोप होंगे? 10 पैराटोप। पेंटामर है, इट इज द हेवीएस्ट एंटीबॉडी, सबसे हेवी एंटीबॉडी यही होती है। ये भी मोनोमर, ये भी मोनोमर, ये भी मोनोमर, इस पे भी बेटा 2 पैराटोप, इस पे भी बेटा 2 पैराटोप। IgD का फंक्शन उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। IgM के लिए तो आप लिख सकते हो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। इसका तो अननोन फंक्शन है, मेंशन नहीं है, लेकिन इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट IgE का, इंक्रीजेस ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। आपको पता है बेटा एलर्जी जब मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी तो आप देखोगे कि IgE इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती है वो आपके मास्ट सेल्स को एक्टिवेट करती है, आपकी मास्ट सेल्स को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से पूरा एलर्जिक रिएक्शन हो पाता है। तो एलर्जिक रिएक्शन के वक्त में आपकी IgE फर्स्ट ड्यूरिंग द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स IgM, कोलेस्ट्रॉम बॉडी सिक्रीशंस में बेटा आपकी IgA, और आपकी प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन IgG। मैंने बिल्कुल भी बेटा बहुत अतिरिक्त इंफॉर्मेशन इनके बारे में बताई नहीं है, जितनी आपकी काम की है उतनी आपको इंफॉर्मेशन बताई है। अभी हमने बेटा क्या कंप्लीट किया पता है आपको? अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कंप्लीट किया है, विच इज द टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। अभी हमारी इम्यूनिटी में बहुत सारा पार्ट बचा हुआ है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, इनके टाइप्स क्या होते हैं, एंड देन बेटा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन क्या होते हैं। वैक्सीनेशन में भी बेटा मैं थोड़ा सा ना आपको टाइप्स ऑफ वैक्सीन बता दूंगी, लेकिन लाइक आई सेड बेटा आप समझदार हैं, क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या ज्यादा नहीं पूछा जाता। और लिम्फॉइड ऑर्गन्स बचे हुए, इम्यूनिटी से रिलेटेड, एलर्जी बचा हुआ है। अभी इम्यूनिटी पार्ट 2 हम करेंगे बेटा अगली क्लास में। आज हम इतना ही रखते हैं, इम्यूनिटी पार्ट 2 करेंगे अगली क्लास में, और इसके बाद हम डिजीजेस वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। अगेन बेटा लाइक आई सेड, प्लीज बेटा डू नॉट रीड अननेसेसरी चीजें। आपकी जो भी एनसीईआरटी में डिजीजेस दी हुई हैं डिटेल में, वो तो डिटेल में करेंगे, और जो सिर्फ पॉजिटिव एजेंट दिया हुआ है उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं वो दिया हुआ है। अगेन लाइक आई सेड हम हमेशा PYQ सॉल्व करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड पेपर क्या पूछा जाता है बेटा पेपर में। तो इधर उधर की चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दो, इट्स हाई टाइम अच्छे से पढ़ाई करो, एंड आई एम श्योर तुम लोग अच्छे से कर रहे होगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास मेरे बच्चों, ठीक है। टिल देन
रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे ही चल के मिलेंगे साए बहार के। ये गाना हमेशा याद रखा करो कि रुकना नहीं है, थमना नहीं है, चलते जाना है। Nothing comes easy. You need to work hard to achieve your dreams. So that's all for today. See you in the next class. पढ़ाई करते रहो. All the very best. Thank you.